हेलो स्टूडेंट्स, एमए फाइनल में कल हम शुंग वंश की चर्चा कर रहे थे। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के काल में किस प्रकार से शुंग वंश का राजनीतिक, सामरिक और आंतरिक रूप से स्थापित हुआ और पुष्यमित्र शुंग ने किस प्रकार से अपने समय की आंतरिक और बाह्य चुनौतियों का सामना किया, ये चर्चा कर रहे थे। इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। पुष्यमित्र शुंग ने उत्तर मौर्य काल में शासक के समय गिरती हुई राजसत्ता के गौरव को पुनः स्थापित करने का प्रयत्न किया। इसकी चर्चा हम कल भी कर रहे थे। उन्होंने अपनी सेना और अपनी आंतरिक चुनौतियों का सामना करते हुए पुनः राजनीतिक एकता स्थापित करने का प्रयत्न किया। पुष्यमित्र शुंग के समक्ष सबसे पहली जो चुनौती थी वो थी मौर्य साम्राज्य के उत्तरवर्ती काल में जिस राजनीतिक विखंडन का वो सामना कर रहा था, उस विखंडन के युग में राजसत्ता को फिर से अपने गौरव पर प्रतिस्थापित करना था। या हम कह सकते हैं ये कार्य वो अपने सामरिक और राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से ही कर सकते थे। तो पुष्यमित्र शुंग ने सबसे पहले मौर्य साम्राज्य के बिखराव को रोकने का प्रयत्न किया। केंद्रीय शक्ति के कमज़ोर पड़ जाने से मौर्य साम्राज्य के उत्तरवर्ती काल में साम्राज्य के विभिन्न भाग स्वतंत्र हो गए और सत्ता हस्तांतरण के युग में ये प्रक्रिया और भी ज़्यादा स्पीडी हो जाती है। ऐसा हमें इतिहास में अनेक उदाहरणों से ये साबित होता है कि जब सत्ता का हस्तांतरण होता है तो राजनीतिक जो एकीकरण और जो राजनीतिक प्रभुत्व होता है उसमें थोड़ा शिथिल पड़ता है, कमज़ोर होता है। इससे विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया अधिक तेज़ी से होती है। तो ऐसा ही काल का सामना पुष्यमित्र शुंग को भी करना पड़ा। उनके सामने भी यही चुनौती आई कि किस प्रकार से वे साम्राज्य के विभिन्न भागों पर अपना नियंत्रण स्थापित करें। साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र पर अधिकार कायम करते ही वो इस दिशा में प्रयत्नशील हो गए और उन्होंने कौशल, वत्स और अवंती पर पुनः अपने प्रभाव को, अपनी पकड़ को मजबूत किया, अपनी राजसत्ता को, अपने प्रशासनिक तंत्र को इन क्षेत्रों में फिर से मजबूत किया। अवंती राज्य में स्थित विदिशा नगर में साम्राज्य की दूसरी राजधानी स्थापित की गई। दूसरी राजधानी स्थापित करने का मकसद यही होता है कि जो केंद्रीय राजधानी है उससे जो दूरस्थ भाग हैं वहाँ पर फिर से सुगमतापूर्वक नियंत्रण रखा जा सके। सामरिक नियंत्रण के साथ साथ राजनीतिक और प्रशासनिक नियंत्रणों की स्थापना भी की जा सके। तो विदिशा को दूसरी राजधानी बनाकर अग्निमित्र को वहाँ उपराजा के रूप में नियुक्त किया गया। अयोध्या अभिलेख से विदित होता है कि राजा का एक प्रतिनिधि भी कौशल में नियुक्त किया गया और इसका परिणाम ये हुआ कि नर्मदा के तटवर्ती प्रदेशों के साथ साथ मध्य भारत के जो प्रदेश थे वहाँ पुष्यमित्र का केंद्रीय नियंत्रण फिर से स्थापित हुआ। यह कह सकते हैं जो उत्तरवर्ती काल में मौर्य साम्राज्य के विखंडन के दौर में जो भूभागों पर प्रशासनिक और राजनीतिक नियंत्रण शिथिल हो गया था, उस केंद्रीय सत्ता के केंद्र के निकटवर्ती भागों से जुड़ते हुए भागों में पुष्यमित्र शुंग ने फिर से अपनी राजसत्ता का प्रभुत्व स्थापित किया। अपने प्रशासनिक जो प्रभुत्व था उसको स्थापित करने का प्रयत्न किया। इसी श्रृंखला में नियंत्रण की, राजनीतिक प्रभुत्व स्थापना की, प्रशासनिक नियंत्रण की इसी श्रृंखला में जो पुष्यमित्र शुंग को जिस चुनौती का सामना करना पड़ा वो था विदर्भ के साथ संघर्ष।
विदर्भ के साथ संघर्ष पुष्यमित्र के राज्यकाल की महत्वपूर्ण घटना है। विदर्भ राज्य का उत्थान उसी प्रकार से मौर्य साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ था और यज्ञसेन मंत्रीगुट के समर्थन से विदर्भ का शासक बन गया था। तो जिस समय पुष्यमित्र शुंग पाटलिपुत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित कर रहे थे, उस समय यज्ञसेन ने अपने आप को विदर्भ में स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था। मालविका अग्निमित्रम से भी पुष्यमित्र और यज्ञसेन के बीच हुए संघर्ष का विवरण प्राप्त होता है और ये स्पष्ट होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने विदर्भ के साथ संघर्ष में अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया और धीरे धीरे यज्ञसेन को कि इस संघर्ष में पराजय हुई। उन्होंने पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र के द्वारा विदर्भ पर अनेक आक्रमण किए गए और इनके फलस्वरूप पुष्यमित्र शुंग को अंततः विदर्भ के जो शासक थे उन्होंने अपना आधिपत्य स्वीकार कर लिया और इस प्रकार से विदर्भ रीजन में भी फिर से केंद्रीय पाटलिपुत्र की केंद्रीय शासन सत्ता की प्रभुता को स्थापित किया गया और इससे पुष्यमित्र शुंग की प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हुई। ये तो एक बात हुई कि जिस समय पुष्यमित्र को सत्ता हस्तांतरण हुआ उस समय मौर्य शासन की जो स्थिति थी वो केंद्रीय स्तर पर बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। शासन की प्रत्यक्ष सीमाएं जो थी वो बहुत सिकुड़ चुकी थी, लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने न केवल आंतरिक रूप से दरबार में अपना प्रभाव स्थापित किया, अपितु सबसे पहले पाटलिपुत्र और उसके निकटवर्ती भूभागों पर अपना राजनीतिक और सामरिक नियंत्रण स्थापित किया, प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित किया। उसके बाद उन्होंने जो मध्यवर्ती भारत है और उसे लेकर पश्चिम भारत तक अपनी सीमाओं को फिर से सुदृढ़ करने का प्रयत्न किया। फिर विदर्भ रीजन में फिर से शासन सत्ता को पुनः प्रतिष्ठित किया। लेकिन जैसा कि हम इसी श्रृंखला के आरंभिक लेक्चर में ये देख चुके थे कि पुष्यमित्र शुंग को जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उन चुनौतियों में सबसे प्रमुख चुनौती जो तत्कालीन स्रोतों से इंगित होती है वो है कि उसके काल में यवनों के आक्रमण बहुत अधिक मात्रा में हो रहे थे और इन यवन आक्रमणों की चुनौतियों का सामना पुष्यमित्र शुंग को करना पड़ा। पुष्यमित्र शुंग ने भारत की जैसा कि हम इससे पहले देख चुके हैं गार्गी संहिता और दूसरे साक्ष्यों के प्रकाश में कि यवन जो थे वो न केवल उत्तर पश्चिमी भूभाग पर अपना प्रभाव और प्रभुत्व बनाए हुए थे इस समय, बल्कि वो मध्य भारत से लेकर कुसुम ध्वज यानी पाटलिपुत्र की सीमा तक आ पहुँचे थे। तो ऐसे में हम समझ सकते हैं कि यवन चुनौती जिस समय पुष्यमित्र शुंग को शासन सत्ता प्राप्त हुई उस समय यवन चुनौती तो उनके द्वार पर ही खड़ी थी। तो आंतरिक रूप से अपने राज्य को इस्टेब्लिश करने के साथ साथ यवनों के बाह्य आक्रमणों का सामना करने की चुनौती पुष्यमित्र शुंग के सामने थी। पुष्यमित्र शुंग का उनके साथ युद्ध इस काल की महत्वपूर्ण घटना है। उत्तर मौर्य काल में भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा से बढ़ते हुए यवन साकेत, मध्यमिका, सिंधु तक प्रभावी हो गए थे। ये पुष्यमित्र ने यवनों को पीछे धकेल दिया, किंतु यवनों ने फिर अपना सर उठाया। गार्गी संहिता के युग पुराण से पता चलता है कि यवनों ने साकेत, पांचाल, मथुरा पर विजय हासिल कर ली थी। वहीं पतंजलि का महाभाष्य और कालिदास का मालविका अग्निमित्रम भी यवन आक्रमण का उल्लेख करते हैं। पांचाल और मित्र शासकों के सिक्कों तथा यूनानी इतिहासकार स्ट्रैबो के विवरण से भी भारत में इस काल में यूनानी आक्रमणों की पुष्टि होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यवनों का बढ़ता प्रभुत्व और दूसरी ओर शुंग शासन को स्थापित करने की पुष्यमित्र सिंह की दो कोशिशों के बीच टकराव होना अनिवार्य था। तो इस वजह से यवनों और पुष्यमित्र शुंग के बीच में संघर्ष हुआ। और इस संघर्ष के परिणाम क्या रहे होंगे ये पूरी तरह से निश्चित नहीं है, लेकिन जैसी राजनीतिक परिस्थितियाँ
उस तत्कालीन स्रोतों के प्रकाश में देखने को मिलती हैं, उससे स्पष्ट है कि कभी पुष्यमित्र सुंग का पलड़ा भारी रहा और कभी यवनों का प्रभाव अधिक प्रभावी रहा। या हम कह सकते हैं कि दोनों ही शक्तियाँ अपना अपना प्रभाव स्थापित करने में लगी हुई थी, जिसमें कभी एक का पलड़ा भारी रहता, कभी दूसरे को अधिक विजय प्राप्त होती। लेकिन कुल मिलाकर इस संघर्ष का परिणाम ये निकला कि यवन जो इतनी आसानी से और इतनी तीव्रता से बढ़े चले आ रहे थे देश में, उनका प्रभाव और प्रसार जो था, वो निर्बाध जो प्रसार हो रहा था, उस पर पुष्यमित्र सुंग ने अंकुश लगाया। और एक प्रकार से कह सकते हैं कि उनको बिना किसी अवरोध के वो अब भारत में उस तरीके से नहीं बढ़ सकते थे जैसा सुंग शासन की स्थापना से पूर्व वो निर्बाध रूप से बढ़ रहे थे। तो ये भी एक प्रकार से पुष्यमित्र सुंग की उपलब्धि कही जा सकती है कि उन्होंने यवनों की निर्बाध बढ़ते हुए प्रसार को, प्रभाव को, विजयों को अंकुश लगाया, उनको रोक दिया और शुंग वंश को एक स्थायित्व, एक प्रभावी चुनौती के रूप में यवनों के सामने प्रस्तुत किया। वो कुल मिलाकर यवनों पर पुष्यमित्र सुंग अधिक भारी या प्रभावी रहे, तो इसलिए यवनों के प्रसार पर अंकुश लगा। विदर्भ और यवनों पर विजय प्राप्त करने के अतिरिक्त पुष्यमित्र सुंग ने भारत के पश्चिमी भागों पर भी विजय प्राप्त की। दिव्यावदान और बाद की रचना तारानाथ के विवरण से स्पष्ट होता है कि पुष्यमित्र ने पंजाब में जालंधर और सियालकोट पर भी विजय प्राप्त की। और साथ ही V.A. स्मिथ का विचार था कि पुष्यमित्र को कलिंग शासक खारवेल का भी सामना करना पड़ा, जिसने मगध पर आक्रमण किया था, किंतु अधिकांश विद्वान इसे स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि पुष्यमित्र का सियालकोट विजय या साकल विजय ये दर्शाती है कि यवनों की शक्ति पर उसने काफ़ी हद तक अंकुश, न केवल अंकुश लगाया बल्कि उन्हें पीछे भी धकेला। पुष्यमित्र ने अवंती पर भी अधिकार प्राप्त कर लिया था। अपने 36 वर्षों के शासन की अवधि में पुष्यमित्र ने बिखरते मौर्य साम्राज्य को संगठित करके उसे शुंग साम्राज्य का रूप दे दिया। और उसके सबसे महत्वपूर्ण कार्य था विदेशी आक्रमणकारियों पर अंकुश लगाना। उसने अपने साम्राज्य की सीमा दक्षिण में नर्मदा नदी तक बढ़ा ली, पंजाब के महत्वपूर्ण भागों पर अपना अधिकार कायम कर लिया था। मगध के निकटवर्ती क्षेत्रों, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तक उसका राज्य विस्तृत था। मगध, कौशल, शाकल उसके अधीन थे। मालवा और विदर्भ भी पुष्यमित्र के नियंत्रण में थे। और इस विस्तृत राज्य पर सफलतापूर्वक नियंत्रण रखने के लिए उसने विदिशा में अपनी दूसरी राजधानी भी स्थापित की। हालांकि ये भी एक और अधिक कह सकते हैं कि पुष्यमित्र सुंग ने एक जो बिखरता हुआ मौर्य साम्राज्य था उस को काफ़ी हद तक संगठित करने का प्रयत्न किया और यवनों के बढ़ते प्रभाव को अंकुश लगाया। तो ये सभी पुष्यमित्र सुंग की राजनीतिक और सामरिक उपलब्धियां हैं जो भारतीय इतिहास में पुष्यमित्र सुंग को महत्व और स्थान प्रदान करती हैं। जो उसके समय, अपने समय में जो चुनौतियां उसके समक्ष उभर रही थी, उन चुनौतियों का जिस प्रकार से उसने सफलतापूर्वक सामना किया, उस चुनौती के इस सफलतापूर्वक सामना करने के उपरांत स्पष्ट होता है कि शुंग वंश ने काफ़ी हद तक मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त कर लिया था। और उन्होंने एक फिर से भारत में एक स्थायित्वपूर्ण साम्राज्य या शासन व्यवस्था देने का प्रयत्न किया। तो पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारियों की फिर इसके बाद हम चर्चा करते हैं। और इन उत्तराधिकारियों में सबसे पहले अग्निमित्र का नाम आता है, जो अपने पिता पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु के पश्चात शुंग वंश के शासक बने। अपने पिता के शासनकाल में वो विदिशा के उपराजा थे और
निश्चित रूप से उन्होंने बहुत सी सामरिक और राजनीतिक उपलब्धियां अपने पिता के शासनकाल में प्राप्त की थी। यवन आक्रमणों का जो सामना करने के लिए पुष्यमित्र सुंग की सेना का संचालन करने में भी कहीं ना कहीं उनका योगदान रहा है। और उन्होंने भी शुंग वंश की शासन सत्ता को स्थायित्व प्रदान किया। शुंग वंश को एक शुंग वंश जो भी नवीन शासन के रूप में, नवीन राज्य के रूप में इस्टेब्लिश हुआ था, तो अग्निमित्र ने काफ़ी हद तक अपने पिता की विरासत को संभाल कर रखा। और मालविका अग्निमित्रम से अग्निमित्र के विषय में काफ़ी जानकारी मिलती है। यद्यपि उनका शासनकाल सीमित ही रहा, 8 वर्षीय शासनकाल रहा, तो उस शासनकाल की किसी विशिष्ट जानकारी और शासनकाल की किसी विशिष्ट घटना की जानकारी तो हमें प्राप्त नहीं होती है। अग्निमित्र के पश्चात वसुमित्र इस वंश के तीसरे शासक बने। उन्होंने भी यवन आक्रमण का सामना किया था अपने पिता के शासनकाल में, और उनका भी शासनकाल अल्पकालीन ही रहा है। हर चरित्र और पुराणों से उनके विषय में जानकारी मिलती है। इसके बाद अनेक शासक रहे। ये शुंग वंश में पुष्यमित्र सुंग के पश्चात अनेक महत्वपूर्ण शासक रहे। और उन्होंने, हालांकि अधिकांश शासकों का शासनकाल सीमित समय तक रहा, और बहुत, हम कह सकते हैं, यवन आक्रमणों का इतना प्रभाव रहा कि शुंग वंश या शुंग साम्राज्य आंतरिक स्थायित्व और बाह्य आक्रमणों का सामना करने की जो बैलेंस की प्रक्रिया थी, उसके कारण 1 शताब्दी तक ही बना रह सका भारतीय इतिहास में, और उसका स्थान जल्दी ही कर्ण साम्राज्य ने ले लिया। लेकिन इसके बावजूद जो परिस्थितियां या जो चुनौतियां मौर्योत्तर काल में उपस्थित थीं, उनका सामना शुंग साम्राज्य ने किया, और शुंग शासकों ने काफ़ी हद तक उस चुनौती को स्वीकार करते हुए प्रयत्न किया कि एक मौर्यों का उत्तराधिकारी बनने का, और उसमें सफल भी हुए। पुराणों के अनुसार शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, और उसने 10 वर्षों तक शासन किया, और अंत में उसके अमात्य वसुदेव ने उसकी हत्या कर दी, और उसकी मृत्यु के साथ ही शुंग राजवंश समाप्त हो गया और नवीन राजवंश कण्व राजवंश की उत्पत्ति हुई। तो ये थी शुंग वंश की राजनीतिक इतिहास की बात। अब हम शुंग वंश के प्रशासनिक इतिहास की बात करेंगे, और शुंगकालीन भारतीय संस्कृति की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।